शौर्य ने माही से जबरदस्ती शादी कर लिया था और अब वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। माही बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, पर शौर्य उसकी नहीं सुन रहा था। माही को उसकी आंखों में अपने लिए जुनून और पागलपन साफ साफ दिख रहा था। वही माही को इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि शौर्य उसे बार बार काजल क्यों बोल रहा है। तभी शौर्य उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर धीरे धीरे इसके होठों की तरफ झुकने लगता है। माही ये देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। शौर्य की किस का एहसास होते ही माही अपनी आंखें खोल लेती है और फिर उसके सीने पर अपना हाथ मारकर उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगती है। शौर्य उसे देखकर गुस्से में बोलता है, शांति से बैठी रहो, पर माही उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो बार बार उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, जिससे अब शौर्य की लिमिट क्रॉस होने लगी थी। इसलिए वो गुस्से में उसका हाथ छोड़ देता है और फिर उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और खुद भी उसके सामने उसे चिपक जाता है, जिससे माही अब हिल भी नहीं पा रही थी। शौर्य अपने बॉडी का पूरा भार उस पर डाल दिया था। माही ये देखकर जैसे ही अपना हाथ उसे धक्का देने के लिए उठाती है, तभी शौर्य उसका दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने पैरों पर बैठा देता है और फिर उसके होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों को बंद कर देता है। माही की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपने दोनों होठों को आपस में मिलाकर कसकर बंद कर लेती है। शौर्य ये देखकर उसे एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है और बार बार अपनी जीभ से उसके होठों को खोलने की कोशिश करने लगता है। माही के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। वो हिलने की कोशिश करती है, पर शौर्य की बॉडी के प्रेशर के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। शौर्य माही के होठों पर और प्रेशर देने लगता है, जिससे माही के होंठ खुल जाते हैं। शौर्य ये एहसास होते ही जल्दी से अपनी जीभ उसके होठों के अंदर डाल देता है और उसे किस करने लगता है। माही उसके किस करते ही थोड़ी देर पहले हुई सारी बातों को भूल जाती है और उसके किस को महसूस करने लगती है। शौर्य माही को पैशनेट किस करने लगता है। वही माही कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य को माही को किस करके सुकून मिल रहा था और उसका गुस्सा भी शांत होने लगा था। वह कब से उसे पाना चाहता था और आज उसे फिर से अपनी बाहों में अपने करीब पाकर अच्छा लग रहा था। दोनों सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। शौर्य बड़े शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे एहसास होता है कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो उसके होठों से अलग हो जाता है। माही उसके अलग होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। शौर्य फिर उसके गले में अपने होठ रखकर उसके गले में किस करने लगता है। माही अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। जोर से सांस लेने से उसका सीना हिल रहा था। शौर्य की नजर फिर उसके सीने पर फिसलने लगती है। वो उसके सीने की तरफ झुककर उसके सीने को अपने होठों से चूमने लगता है। माही ये देखकर अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे फिर से हटाने की कोशिश करती है। तभी शौर्य गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, अगर अब तुमने दोबारा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की ना, तो मैं यही कार में ही तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा, सोच लेना। माही उसकी यह बात सुनकर घबरा जाती है और जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। शौर्य के होठों पर ये देखकर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर उसके सीने की तरफ झुककर उसके सीने को चूमने लगता है, जिससे माही शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य कितना बेशर्म था। उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं था कि कार में सामने उसका खास आदमी जियान बैठा हुआ था, पर शौर्य को उसकी भी बिल्कुल नहीं पड़ी थी। वो तो उसके सामने ही माही के साथ ऐसी हरकत कर रहा था। माही हिम्मत करके धीरे से बोलती है, देखिए सामने आपके खास आदमी बैठे हुए हैं जो कार चला रहे हैं। मेरी नहीं तो कम से कम उनके बारे में तो सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे। शौर्य माही की बात सुनकर सीधा होकर बैठ जाता है और फिर जियान की तरफ देखता है। जियान चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार थी फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देखे, वरना वो अपने बॉस को अच्छी तरह से जानता था। अगर वो ऐसी गलती करता है तो उसके बॉस उसी वक्त उसकी आंखें निकाल लेते। शौर्य माही से बोलता है, डोंट वरी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सालों से वह मेरे साथ है, वो हमें देखने की गलती नहीं करेगा, समझी। ये बोलकर वह फिर से उसे किस करने लगता है। ओबरॉय मेंशन।
शौर्य की कार ओबरॉय मैंशन के दरवाजे पर आकर रुकती है। जियान जल्दी से कार से बाहर निकलता है और पीछे का गेट खोलता है। शौर्य भी कार के बाहर निकलता है और फिर माही की तरफ देखता है। माही अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी और डर से चारों तरफ देख रही थी। शौर्य का मेंशन शहर से दूर एक सुनसान इलाके पर था। वहां आसपास मेंशन के अलावा और कोई दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा था। माही यह सब देखकर और ज्यादा घबरा गई थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाएगा और उसकी मदद के लिए आ भी नहीं पाएगा। तभी शौर्य उसे अभी भी कार के अंदर बैठा हुआ देखकर थोड़ा झुक जाता है और फिर उसकी तरफ देखकर अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है, क्या हुआ काजल, बाहर निकलो। माही उसके हाथ की तरफ देखकर पीछे की तरफ हटते हुए बोलती है, नहीं, मुझे बाहर नहीं आना है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। प्लीज मुझे जाने दो। शौर्य उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती कार से बाहर निकालते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अब से यही तुम्हारा घर है। तुम अब पूरी जिंदगी यहाँ इसी मेंशन में कैद होकर रहोगी। चलो अब अंदर। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है, पर माही उससे अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर रखा था। माही फिर जोर से उसके हाथ को अपने दांतों से काट लेती है, जिससे शौर्य की चीख निकल पड़ती है और वो उसके हाथ को छोड़ देता है। शौर्य के हाथ छोड़ते ही माही बाहर गेट की तरफ भागने लगती है, पर तभी शौर्य के आदमी आकर उसे घेर लेते हैं। माही उन सबको देखकर रोते हुए बोलती है, मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज मुझे जाने दो। शौर्य गुस्से में उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ प्यार से पेश आ रहा हूँ, तो तुम भी ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरा गुस्सा तुम पर बरसे। और अब अगर दोबारा तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात कही या कोशिश भी की ना मुझे छोड़कर जाने की, तो मैं तुम्हारे इन पैरों को कटवा दूंगा, फिर पूरी जिंदगी पड़ी रहना बेड पर। माही शौर्य की यह बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और शांत हो जाती है। शौर्य फिर उसे अपनी गोद में लेकर मेंशन के दरवाजे तक आता है और जोर से चिल्लाता है, दाई माँ। शौर्य की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में आरती की थाल लिए बाहर आती है। वही मेंशन में काम कर रहे नौकर भी माही को हैरानी से देख रहे थे। दाई माँ आरती की थाल लेकर शौर्य के पास आती है और उसकी और माही की आरती करने लगती है। माही को देखकर उन्हें भी बहुत हैरानी हो रही थी। वही माही शौर्य के पूरे मेंशन को देख रही थी। शौर्य का मेंशन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ की हर एक चीज सलीके से रखी हुई थी। वही वहाँ काम कर रहे नौकर भी ट्रेंड लग रहे थे। शौर्य फिर दाई माँ से बोलता है, देखो दाई माँ, ले आया मैं काजल को। कहा था ना मैंने आपसे कि मैं इसे एक दिन खोज निकालूंगा और फिर इससे शादी करके इसे घर ले आऊंगा। तो देखो मैंने अपना बात पूरा किया। दाई माँ शौर्य की बात सुनकर धीरे से अपना सर हिला देती है। शौर्य फिर माही को अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। माही को बहुत ही डर लग रहा था, पर वह शांत थी। शौर्य उसे अपने कमरे के अंदर लाकर बेड पर बैठा देता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। माही शौर्य के कमरे को देखने लगती है। कमरे में उसकी और शौर्य की कई सारी तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थी। माही उन सारी तस्वीरें को देखकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाती है। माही शौर्य के कमरे में उसकी और शौर्य की तस्वीर देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। शौर्य उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तो काजल तुम्हें याद आया कुछ इन तस्वीरों को देखकर? माही उन तस्वीरों को देखकर हैरानी से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, फिर मेरी तस्वीर तुम्हारे साथ कैसे? शौर्य, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई और किसी और से शादी करने वाली थी? वह तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया और मैं वहां समय पर पहुंच गया। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया काजल? जवाब दो। माही, देखो मैं नहीं जानती तुम्हें, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ और ये तस्वीर, इसे देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है, पर मैं काजल नहीं माही हूँ। शौर्य उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, फिर से माही के नाम का माला जपने लगी तुम? खैर छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। चलो चलकर डिनर करते हैं। माही, मुझे भूख नहीं है।
शौर्य उसे घूर कर देखते हुए बोलता है, मैंने कहा चलो चलकर डिनर करते हैं और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ, चलो अब। ये बोलकर वह उसका हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है और फिर चेयर पर बैठाकर खुद भी उसके सामने बैठ जाता है। नौकर फिर आकर खाना सर्व करने लगते हैं। माही ये सब देखकर गुस्से में बोलती है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है और मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगी। शौर्य उसकी बात सुनकर उसके होठों पर किस कर देता है। शौर्य के अचानक किस करने से माही हड़बड़ा जाती है। शौर्य फिर उसे देखते हुए बोलता है, अब अगर तुमने दोबारा कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोला ना तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूंगा, इसलिए अब मुंह खोलना तो सिर्फ खाना खाने के लिए। चलो अब बिना कुछ बोले चुपचाप से खाना खाओ। माही उसे गुस्से में घूर कर देखने लगती है और फिर खाना खाने लगती है। खाना खाने का उसका मन तो नहीं था पर वह जानती थी कि अगर वो फिर से कुछ बोलेगी तो शौर्य उसे किस कर लेगा, इसलिए वो बेमन से खाना खा रही थी। शौर्य उसे देखकर मुस्कुरा देता है और वो भी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद शौर्य माही से बोलता है, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ और जब तक मैं ना आऊं यहाँ से हिलना मत। ये बोलकर वो ऊपर कमरे में चला जाता है। माही उसे गुस्से में देख रही थी तभी दाई माँ माही के पास आकर खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, कौन हो तुम? माही दाई माँ का सवाल सुनकर उनकी तरफ देखने लगती है। दाई माँ, मैं जानती हूँ कि तुम काजल नहीं हो बल्कि कोई और हो, अब बताओ कौन हो तुम? माही दाई माँ का सवाल सुनकर खड़ी होते हुए बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं काजल नहीं हूँ। पर वो शौर्य समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कितनी बार कहा कि मैं काजल नहीं माही हूँ पर वो मेरी बात मानने को तैयारी नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि कौन है ये काजल जिसके कारण ये पूरा स्यापा फैला हुआ है और क्या वो मेरे जैसी दिखती है? दाई माँ उसकी बात सुनकर लंबी सांस लेते हुए बोलती है, हाँ माही, वो तुम्हारी तरह ही दिखती थी। वो और शौर्य बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की सगाई भी हो गई थी। शौर्य बाबा तो बहुत खुश थे क्योंकि कुछ दिनों के बाद उनकी काजल से शादी होने वाली थी। फिर वो दोनों एक दिन घूमने गए थे पर जब वह वापस लौट रहे थे तो काजल ने शौर्य बाबा से जिद किया कि उसे फोटो खींचवाना है। वहीं पास में एक पहाड़ी था तो काजल पहाड़ी के पास खड़ी होकर फोटो खींचवाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर एक कंकड़ में पड़ा और वो उस पहाड़ी के नीचे खाई में गिर गई। शौर्य बाबा तो ये देखकर पागल से हो गए थे। वो काजल को उस खाई में खोजने की कई दिनों तक कोशिश करते रहे पर काजल उन्हें नहीं मिली। हम सब ने तो काजल को मरा हुआ मान लिया लेकिन शौर्य बाबा काजल को मरा हुआ नहीं मान सकते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक वो काजल की लाश को नहीं देख लेते तब तक वो नहीं मान सकते कि उनकी काजल उन्हें छोड़कर चली गई है। उस खाई के नीचे गहरा जंगल था, इसलिए हम सबको लगने लगा कि खाई में गिरने से काजल जंगल में गिर गई होगी और वहाँ किसी जंगली जानवर ने उसे मार दिया होगा, तभी तो उसकी लाश नहीं मिली। हम सब ने शौर्य बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कॉल आया और वो तुमसे मिले और आज तुम यहाँ हो। तुम्हारा चेहरा काजल से मिलता है इसलिए वो तुम्हें अपनी काजल समझने लगे हैं। माही दाई माँ की बात सुनकर चौंक गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे साबित करेगी कि वो काजल नहीं माही है। शौर्य कुछ देर के बाद उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, चलो अब कमरे में चलते हैं हमारी सुहागरात मनाने। माही शौर्य की बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है।